हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का 15वां इकाई शीर्षक है दाज्यू, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेखक है शेखर जोशी। रूस की यह कहानी दाज्यू, जिस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाज्यू शब्द का अर्थ जो पहाड़ी क्षेत्र में बड़े भैया, और उस शीर्षक के तले लेखक ने हमारे सामने मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई एक घटना का वर्णन किया है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। एक पहाड़ी बालक जो अपना पेट भरने के लिए अपना क्षेत्र छोड़कर बड़े शहर में आकर एक होटल में, एक कैफे में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही क्षेत्र के रहने वाले एक इंसान से होती है। भोलेपन में ही वह छोटा सा बालक उस इंसान को दाज्यू अर्थात अपने बड़े भाई समझने लगता है। पर वही एक दिन उसके बाल मन को इतना बड़ा आघात कर जाता है कि जिसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत रिश्ता बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं, और वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। छोटा सा लड़का जिसका नाम मदन और जगदीश बाबू, दो पात्रों के बीच में बुनी हुई यह कहानी वास्तविकता का ऐसा संदेश दे जाती है कि जो हमारे मन को प्रभावित कर जाती है। 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते रहते थे। वे उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में, उसकी चाल में जो स्फूर्ति दिखाई देती है, उसे देखकर जगदीश बाबू को भी कुछ अपनत्व का एहसास होने लगता है। जगदीश बाबू ने उसकी चंचलता देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगा लिया कि शायद 9-10 वर्ष का होगा। यही उसकी उम्र होगी। जगदीश बाबू भी बार बार उस कैफे में जाते थे और उस लड़के से मिलते थे। लड़का उसे देखकर मुस्कुराता और उनसे पूछता कि चाय लाऊं साहब। लड़के के यह दो शब्द सुनकर लगता है कि जैसे जगदीश बाबू को अपना अकेलापन दूर हो गया हो, क्योंकि वह भी पहाड़ी क्षेत्र से इस बड़े शहर में आए थे। यहाँ उसे भी अकेलापन महसूस होता था, कोई अपना नहीं लगता था। यह कैफे, शहर, चौक सब जगदीश बाबू को भी अकेलेपन से भरे हुए दिखाई देते थे। इसीलिए वह बार बार कैफे में आकर बैठते थे। सिगारेट का
लंबा कस खींचते हुए जैसे ही वह प्रवेश करते तो वह मुस्कुराता हुआ चेहरा मानो जिस टेबल पर जगदीश बाबू बैठते थे वहां बैठने वाले की प्रतीक्षा ही कर रहा हो, ऐसा मुस्कुराता हुआ नम्रता प्रदर्शन करता हुआ वह छोटा सा मदन उसके सामने झुककर ऑर्डर पाने के लिए सामने आ जाता था। लड़के से बातचीत होती थी। वह अपना नाम मदन बताता है। जगदीश बाबू ने जब प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम मदन है, और वह अपने गांव का नाम जगदीश बाबू को बताता है। जगदीश बाबू ने उसे देखा तो उसे प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। जब लड़के ने बताया कि मैं पहाड़ के क्षेत्र का हूँ, जगदीश बाबू ने कहा कि फिर भी कोई गांव तो होगा। वह दूर है बाबूजी, कहता हुआ जगदीश बाबू से वह उत्तर देता है। पर जगदीश बाबू ने जब ज़्यादा जानने की कोशिश की, पूछा कि फिर भी कोई गांव तो होगा ना तुम्हारा, और तब मदन ने अपने गांव का नाम बताया। लड़का सकुचाता हुआ अपने गांव का नाम बताता है, पर जगदीश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे नज़दीकी गांव का ही रहने वाला हूँ। और लड़का यह जानकर बहुत खुश हुआ। जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, तो उसे लगा कि जगदीश बाबू के रूप में उसे अपना बड़ा भाई मिल गया, और वह उन्हें दाजू कहकर संबोधित करने लगा। अपने गांव को छोड़कर बड़े शहर में आकर वह रहता था। परिवार की स्मृतियां आंखों के सामने बार बार उभर आती थी। इस बड़े शहर में उसका अपना कोई नहीं था, पर आज उसे अपने पूरे परिवार की स्मृतियां आंखों के सामने उभर आई। गांव में रहने वाले पिता, माता, बड़ी बहन, बड़े भैया, सबको वह याद करता है, और सबकी स्मृतियां आंखों के सामने उभर आई। तब उसने कल्पना की कि जगदीश बाबू के रूप में उसे किसकी अपने परिवार की किन सदस्य की छाया जान पड़ती है। उसे लगा कि बड़े भैया, तो वह जगदीश बाबू को दाजू यानी कि बड़े भाई कहकर संबोधित करने लगा। 2-4 दिनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो गया, 2-4 दिनों में ही। यानी कि इसी तरह जगदीश बाबू कैफे में आते थे। मदन मुस्कुराता हुआ उसके सामने पहुंच जाता था, और 2-4 दिनों में दोनों के बीच में जो अजनबीपन था वह दूर हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानने लगे। दोनों इस बड़े शहर में अकेले थे, दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे, और दोनों ने अपने एक दूसरे के बीच में जो अजनबीपन था उसे अपनत्व में बदल दिया। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते थे और मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता था, दाजू कल आपने बहुत कम खाना खाया था, दाजू आपको क्या चाहिए, दाजू मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, क्या आज भी यहाँ बर्फ़ गिरेगी, दाजू आज ठंड ज़्यादा है। इस तरह बार बार अपने संबोधन में आगे पीछे दाजू लगाता हुआ मदन जगदीश बाबू को अपने ऐसे अपनत्व के भरे संबंध में जोड़ देता है कि वह अपने अकेलेपन को भूलकर इस बड़े शहर में मानो अपने बड़े भाई की छाया में रहने लगा हो। इसी तरह वह खुश रहने लगा। दाजू दाजू कहता हुआ मदन जगदीश बाबू के अहम को नहीं जानता था। उसे क्या पता था कि उसका यह दाजू संबोधन
जगदीश बाबू के प्रेस्टीज पर घाव कर रहा है, उसे अहम को प्रताड़ित कर रहा है। वह तो एक छोटा सा लड़का था और उसे इस प्रेस्टीज शब्द का अर्थ भी मानो पता नहीं था। वह तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ या जिले का भेद भी तब समझ पाया कि जब जगदीश बाबू ने उसे प्रश्न किया कि तुम किस क्षेत्र के रहने वाले हो, किस पहाड़ के रहने वाले हो। तब भी उसे पता नहीं था कि पहाड़ इतने, यानी कि मसूरी, शिमला या अल्मोड़ा कई पहाड़ है। वह तो इतना ही जानता था कि वह पहाड़ी क्षेत्र का है, तो अल्मोड़ा ही पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जगदीश बाबू ने उसके इस संबोधन को लेकर जब प्रश्न किया कि मदन से हुए परिचय ने जगदीश बाबू के अकेलेपन को तो दूर कर दिया, परंतु वे उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार दाजू शब्द को पसंद नहीं करता था। वह दाजू संबोधन उसे बार बार खटकने लगता है। जगदीश बाबू को लगा कि इतने लोगों के बीच में वह बार बार दाजू दाजू मुझे कहता है तो मेरी प्रेस्टीज, मेरी इज्जत क्या रहेगी? क्या लोग समझेंगे कि यह कैफे पर काम करने वाला इसका छोटा भाई है या मैं उसका बड़ा भाई हूँ? और इस बात को लेकर जगदीश बाबू बार बार मदन से क्रोधित होने लगे। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन आया। उसे लगा कि क्या काम है दाजू। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि दाजू क्या चाहिए आपको? तब जगदीश बाबू ने उसे कहा कि यह दाजू दाजू क्या लगा रखा है? वह क्रोधित हुए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम ये बार बार दाजू दाजू क्यों चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू ने मदन को डांटते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यह बार बार दाजू दाजू क्या चिल्ला रहे हो? किसी की प्रेस्टीज यानी किसी की इज्जत का ख्याल तुम्हें नहीं है? ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए जगदीश बाबू ने तमतमा भरे चेहरे से मदन को डांटा। दाजू शब्द का अर्थ शायद मदन को पता था, पर प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझाए बिना ही जगदीश बाबू ने उसे डांट दिया। उसे क्या पता कि मदन इसका अर्थ जानता होगा या नहीं, पर जगदीश बाबू के इस आचरण ने मदन को गहरी चोट पहुंचाई। तुरंत ही मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके मदन अपनी कोठरी में चला गया और रात भर वह रोता रहा। उसे लगा कि घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू से आत्मीयता प्रदर्शन करना तो स्वाभाविक ही था, पर इसी कारण आज उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसे बाबा की बाहों से, माँ की गोद से या दीदी के आंचल से बलपूर्वक खींच लिया हो। वह रोता रहा और पूरी तरह से उसकी आंखें रोने से, वेदना से लाल हो गई। वह इस भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है आंखों से आंसू का बह जाना। उसे पता चला कि रो देने से अपना दर्द कम हो जाता है और वह रोता ही रहा। पर दूसरे दिन फिर से मदन काम पर लग गया। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक जगदीश बाबू को अपने बचपन का एक मित्र मिल गया, सहपाठी, जिसे साथ लेकर वह कैफे में पहुंचे। पर जैसे ही कैफे में प्रवेश किया, जगदीश बाबू को वह मुस्कुराता हुआ चेहरा जो उसे देखकर
उछल पड़ता था। उसे देखकर आइए दाजू कहता हुआ उसके सामने खड़े हो जाता था। वह चेहरा नहीं दिखाई दिया। मदन अपने काम में लगा रहा। जगदीश बाबू को देखकर भी उसे कुछ ऐसा नहीं लगा कि वह उसके पास जाकर कहे कि दाजू क्या चाहिए, क्या लाऊं। जगदीश बाबू ने उसे बुलाया। 2 बार बुलाने पर वह आया। जी साहब कहकर खड़ा रहा। 2 चाय और 2 आमलेट का ऑर्डर पाकर वह चला गया। जब जगदीश बाबू के मित्र यानी कि बचपन के सहपाठी जिसका नाम था हेमंत, उसने जगदीश बाबू को कहा कि शायद पहाड़िया लगता है। उसने अंदाजा लगाया मदन को देखकर। हाँ, ऐसा रूखा सा उत्तर देकर जगदीश बाबू भी वार्तालाप का विषय बदलने लगे। मदन चाय लेकर आया। हेमंत ने प्रश्न किया कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के? और उसी क्षण यानी कि टेबल पर गंभीर और मौन सा छा गया। जगदीश बाबू की आंखें भी चाय के प्याले पर चढ़ गई। मदन की आंखों के सामने फिर से वह स्मृतियां घूमने लगी कि एक दिन इसी तरह जगदीश बाबू ने उसे प्रश्न किया था। नाम पूछा, फिर दाजू आपने तो कल कम खाना खाया था और एक दिन किसी के प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें कहकर घाव लगाना। मदन ने आंखें उठाकर उत्तर दिया कि बाबूजी मुझे बॉय कहते हैं यहाँ सब। मदन ने यह साबित कर दिया कि कैफे में रहने वाले, काम करने वाले एक श्रमिक लड़के का कोई नाम नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, उसका कोई बड़े भाई नहीं होता। वह तो सिर्फ बॉय होता है जो सब कोई उसे पुकारते हैं और दौड़कर वह पहुंच जाता है। इतना कहते हुए संक्षिप्त में ही उत्तर देकर अपना मुंह फेर लेता है। आवेश में उसका चेहरा लाल हो गया था, पर उसमें भी वह अधिक सुंदर दिखता था। एक श्रमिक लड़का जिसकी संवेदना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण किया है। लेखक हमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि बाल श्रमिकों को देखकर हम उसके प्रति लगाव, उसके प्रति अपनापन जताने का प्रयत्न करते तो हैं, पर जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमें अपने अहम, अपनी प्रेस्टीज का ख्याल आ जाता है और अहम के आगे अपनत्व के पतले डोर टिक नहीं पाते, वह टूट जाते हैं। और इसीलिए जगदीश बाबू ने इस पहाड़ी लड़के के साथ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रिश्ता तो जोड़ा, पर जब उसे पता चला कि यह कैफे में काम करने वाला मुझे दाजू कहकर बुलाता है, तो उसे अपने अहम को, अपने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अहम को पोषित करने के लिए उसने उसके भीतर इतना घाव दे दिया कि एक श्रमिक लड़का यह वास्तविकता स्वीकार करने पर विवश हुआ कि कैफे में काम करने वाला एक बॉय होता है जिस नाम से सब कोई यहाँ आने वाले हर उसके लिए साहब होते हैं, और वह उसका बॉय जो उसे उस नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर इस बाल श्रमिक परिस्थितियों का वर्णन इस कहानी में दिया गया है, जो हमारे समाज की वास्तविकता का चित्रण हमारे सामने अंकित करता है। यह कहानी का विषयांक इस
कहानी के स्वाध्याय को आपको अपनी नोट में लिखना है। ये हमारे अभ्यास क्रम में है। जय हिंद, जय भारत।